हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पोस्ट पर, फ्रेंड्स उसका पीटी एग्ज़ाम जो है 2021 में होगा। और फ्रेंड्स रुक्मणी का यानी कि प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है वॉल्यूम 3, उसके टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स वैसे हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 32 तक को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज से हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसको हम लोग कवर करेंगे। और डेली सुबह 7 बजे, ध्यान रखिएगा, डेली सुबह 7 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं। तो 30 दिन में ये हम लोग पूरे 30 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेंगे। आज हमारा यह पहला सेट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है वधावन, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, 2020 में फिसल करके किसने स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को इसको जारी करता है, ध्यान रखना है, जारीकर्ता का नाम पूछा जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर। इसमें भारत का स्थान जो है वो 40 है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। तो ये एटलीस्ट 3 देश का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत का स्थान इसमें 40वां है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सर्टिफिकेट दिया गया है? विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। ठीक है, ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले, इंपॉर्टेंट है। और यह विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया है जयपुर को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अभियान को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स यह मुक्ति कारवा अभियान राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है बिहार एसआईपीटी के लिए, हमारे दूसरे चैनल 5 मिनट जीके जीएस पर, वो भी आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिनट जीके जीएस चैनल का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी आप सर्च कीजिएगा तो 5 मिनट जीके जीएस आ जाएगा। लिंक पर जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन होगा फ्रेंड्स उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी देखिए दोनों चैनल पर आपको 2-2 प्रैक्टिस सेट कवर कराए जाएंगे अलग अलग प्रकाशन के। ठीक है, तो वैसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको डेली एडुटेरिया का एक सेट मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है के पराशरन को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोर्टल है संतुष्ट पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं श्री संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया अगला क्वेश्चन कि पुष्पहीन पौधे यानी कि जिसमें पुष्प नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है क्रिप्टोगैम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और इसी क्रिप्टोगैम यानी कि अपुष्पीय पौधे के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि जिसमें पुष्प होते हैं यानी कि पुष्पीय पौधे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फेनोरोगेम्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ फेनोरोगेम्स, याद रखिएगा, यानी कि जिसमें पुष्प होते हैं। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है एंजियोस्पर्म आता है यानी कि आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई? तो ये राज्य है केरल, और केरल में ही कोरोना का पहला केस पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वाहिनी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो देखिए, यह जो कार्यक्रम है युवा वाहिनी, जिसको कि युविका कहा जाता है, ये चलाया जाता है इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? के सिवन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर धन जो है फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? ये घन है, ठीक है, घन फुट। तो ये मिला है कहाँ पे बताइए? सही आंसर इसका हो जाएगा यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो फ्रेंड्स ये कर रहा है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। यह पुल 111 किलोमीटर लंबा जो है जिरीबाम तुलुप इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेघालय के राज्यपाल हाल ही में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा, कॉनराड संगमा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉनराड संगमा, इनका नाम याद रखिएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी आपको ध्यान रखना है शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है 3 मिलियन पाउंड का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आईपीएस अधिकारी कौन है? ये आईपीएस अधिकारी हैं VSK कौमुदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि हमारा दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, वहाँ पर आपको एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा 5 मिनट जीके जीएस। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का यानी कि डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका नाम था निशिकांत कामत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो ये देश है चीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और बीएसएफ का सिद्धांत जो है वो पूछा जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो बनारस नाम रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। फ्रेंड्स ये हैं पंडित जसराज, ध्यान रखिएगा, पंडित जसराज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उन्हें सन 2000 में, ध्यान रखिएगा, उन्हें 2000 में जो है भारत सरकार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है गोवा का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत हैं। गोवा के अब राज्यपाल कौन बन गए हैं अतिरिक्त प्रभार? तो भगत सिंह कोश्यारी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है?
तो फ्रेंड्स ये लिंक है डैशबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कपिल देव त्रिपाठी को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लाल बाग कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लाल बाग जो है यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निशात गार्डन कहाँ है, श्रीनगर में है, पूछा जाता है निशात गार्डन। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, गांधी स्मृति दिल्ली बिड़ला हाउस में, एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी नीति में किए गए बदलाव को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। तो फ्रेंड्स ये देश है चाइना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 मार्च के दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। तो आप सभी को पता है उस समय शासक कौन था, घनानंद था, और उस समय नंद वंश का शासन था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर देखिए कि निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो मुद्रा थी ये पैगोडा थी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना 1336 में, ध्यान रखिएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। विजयनगर की राजधानी जो थी ये हम्पी थी, और हम्पी जो थी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये शासक था सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। और यह जो मंदिर है अंकोर वाट यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर जो है 1562 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था, 1562, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो देखिए फ्रेंड्स बाबर ने तुजुके बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा था, और बाद में जो है इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 31 नंबर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा धुंधला है, 1-2 प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ या फिर थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए बुक है ये रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोर्ट्स, ठीक है, ऑपरेशंस। ये पुस्तक है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, यतीश यादव। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 13 ये जो है 1 नंबर पढ़िए, लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला, बताइए। बिल्कुल जो है ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दाते का आकार 24 खिलाड़ी है, सही है। इसका आयोजन मुंबई, शारजहां, दुबई, शाहजहां और अबू धाबी में किया गया, ये भी सही है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। इसमें विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि माइका यानी कि अबरख किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो अबरख जो है ये कहाँ पाया जाता है, अबरख पाया जाता है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% छूट मिलती है और 3 वस्तुओं की खरीद पर 12% की छूट मिलती है। रबिया 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले तो 5 वस्तुओं का आप छूट टोटल निकाल लीजिए। तो देखिए मूल्य कितना है, 900 है, यानी कि 900 गुना 2 और इस पर कितना है 6% का छूट है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो, और इसको फिर और भी तो 3 वस्तु है, तो 900 गुना 3 और उस पर कितना छूट है 12%। इसको जब सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो निकल के आ जाएगा 432 रुपया, ठीक है, 432 रुपया निकल के आ जाएगा।
और अब जो है हमें प्रभावी छूट निकालना है। तो 432 रुपया छूट है, नीचे कितना है, अंकित मूल्य 900 रुपया है। कितनी वस्तु हैं, तो 5 वस्तु हैं, गुना 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 9.6% आंसर निकल के आ जाएगा। तो सही आंसर 9.6% हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपया तथा 1% अधिक दर से 700 रुपया का निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में कुल मिलाकर के 165 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो पहली दर क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। 500 रुपया है, 500 ब्याज आपको पता है, साधारण ब्याज निकालना। रेट कितना है, तो रेट नहीं पता है, तो आप रेट को वैसे लिख दीजिए। उसके बाद कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1% अधिक दर से, अब 700, तो इसको जोड़ दीजिए क्योंकि टोटल ब्याज तो दिया हुआ है 165, तो हम टोटल ब्याज 165 पे हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हो जाएगा 700 रुपया और दर जो है 1% बढ़ जा रहा है, तो ये R+1 हो जाएगा। कितने साल, तो 3 साल के लिए, ठीक है। इक्वल टू ब्याज ये दिया हुआ है 165। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, R निकल के आपका आ जाएगा 4%, ठीक है। इस इक्वेशन को सिर्फ आपको सॉल्व कर देना है, 4% निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में है। इसमें से 7 विद्यार्थियों ने रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिए हैं। केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकालिए। तो देखिए टोटल 7 विद्यार्थी जो है रसायन और भौतिकी में लिए हैं, क्लियर है। रसायन में कितने स्टूडेंट हैं, 27 हैं, और भौतिकी में कितने हैं, 22 हैं। अब देख लीजिए यहाँ से कितना बच गए स्टूडेंट, तो ये बच गए 15, ठीक है। 15 7 22 होता है, ये कितना बच गया, तो 20 बच गया। 5 तिहाई यहाँ देखिए 15 और 5 चौका 20, तो यह अनुपात कितना आ जाएगा, यह अनुपात आ जाएगा 3:4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। 37 नंबर का आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। 37 नंबर का ए हो जाएगा 18 दिन। उसके बाद 38 नंबर देख लीजिए, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा कितना, तो देखिए फ्रेंड्स 38 जो है उत्तीर्ण होने के लिए ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्वयं हल कीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूँ 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धोवन सोडा है। तो फ्रेंड्स देखिए धोवन सोडा जो है यह सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स एंटीपायरेटिक्स दवाओं का इस्तेमाल जो है शरीर के तापमान को घटाने में किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण है एस्पिरिन, उसके बाद डिस्पिरिन, सेरिडॉन, पायरोमिडिन। ये नाम याद कम से कम आप एस्पिरिन और डिस्पिरिन ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के तापमान घटाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पाश्चीकरण में। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो सक्सेस केंद्र है, यहाँ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट रुक्मणी का वॉल्यूम 3 मिलेगा और 5 मिनट जीके जीएस जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ आपको एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा। तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखिए पाश्चीकरण में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 62 डिग्री से लेकर के 62 डिग्री पर 30 मिनट तक जो है तापमान होता है, ठीक है। दूध को इस पर गर्म किया जाता है 62 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये दूध के पाश्चीकरण का खोज पूछा जाता है तो लुई पाश्चर ने किया था। दूध एक कोलाइड है, यह पायस का कोलाइड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से आपको देखिए वाष्पशील कार्बन यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा। तो ये जो है उपरोक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो सीधे जो है उत्सर्जित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राथमिक नहीं है, इसमें से पूछा गया है प्राथमिक प्रदूषक, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए ये दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में अभी मैंने बताया कि 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। भूस्तर ओजोन और अम्ल वर्षा ये जो है प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक अभी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारे प्राथमिक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा
43, हाँ यहाँ से है 43 नंबर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये कितना होता है, ये होता है 0.55 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 मोल में 6.022 गुना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6.022 गुना 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्टेप्सिया, माफ कीजिएगा, एस्पेप्सेमिया, यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है एस्पेप्सेमिया होता है। तो ये क्या होता है, ये जो होता है फ्रेंड्स ये रक्त विषाक्तता होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो फ्रेंड्स जीवन की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है प्रोटीरोजोइक युग भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको जो है प्रोटीरोजोइक युग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो आप सभी को पता है ग्लाइकोजन का संचय जो है यकृत एवं पेशियों में होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है, ये गलत है। फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो एथिलीन है। कौन सा है फ्रेंड्स, एथिलीन है। जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन है, बिल्कुल जो है ये पादप हार्मोन है। इथिलीन जो है ये प्रोटीन है, नहीं है। एंजाइम जो है वृद्धि नियंत्रक है, नहीं है। तो जिब्रेलिन ऑप्शन बी जो है ये सही है, ये पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। तो ये कौन सा है फ्रेंड्स, ये है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा जो है सही आंसर हो जाएगा। केचुआ जो है ये एनेलिडा संघ में आता है, केचुआ एनेलिडा संघ में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और तिलचट्टा किस में आता है, तिलचट्टा ऑर्थोप्रोडा में आता है। भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो देखिए भारत के जो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी सीमाएं जो हैं मिलती हैं नेपाल से, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मिलता है। पूछा गया किस में से मिलता है, तो सिक्किम से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेपाल के साथ सबसे लंबा अगर पूछे कि कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद देखिए भारत की किस राज्य की सीमा, हाँ ये हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक एक करके पढ़िएगा, और पूरा क्वेश्चन है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें से सही जो है ये केवल एक है। ठीक है, यानी कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भारत संचार निगम लिमिटेड का गठन जो है यह कब किया गया था। तो ये 2000 में किया गया था, 1997 में नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2000 में किया गया था। और भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको कि ट्राई कहा जाता है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन जो है 1997 में हुआ था। तो ये उल्टा दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NTPC में भी पूछा गया था। ये पनामा नहर है। ठीक है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक और आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है, तो वो समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के चारागाह को पंपास कहा जाता है। पंपास जो है यह अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि सही विकल्प का उसमें से चयन करना है। तो एक एक करके आप लोग पढ़ लीजिए। आंसर देखिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो हैं ये सही है। देख लीजिए 1, 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है, ये सब जो है सही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर की, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय,
देखिए इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 में। 1, 2 और इसमें से चौथा कथन जो है ये सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर मैंने सही फिर से बता दिया है, गलती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, तो फ्रेंड्स ये होती है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क कह लीजिए दिए गए हैं, और दूसरे तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिए बांदीपुर जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में नहीं है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है। उसके बाद मानस जो है ये असम में है। रणथंभौर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा रणथंभौर राजस्थान में है। तो ये जो है करेक्ट मिलान दिया हुआ है। सिमलीपाल जो है कहाँ है? बिहार में नहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी सही है, ये सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 210 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये कहलाता है कंप्यूटर चिप होता है। चिप सिलिकॉन का बना होता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो एड्स का जो वायरस है ये प्रभावित किसको करता है? टी कोशिका को करता है। याद रखिएगा टी कोशिका को करता है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको नया मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एड्स जो है HIV वायरस से होता है, आप सभी को पता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस के द्वारा होता है। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो फ्रेंड्स अब जो है हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। 62 नंबर देखिए कि किसी वस्तु का मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए मात्रा बदल दिया जा रहा है तो ये घनत्व जो है उसका अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक 273 होता है केल्विन तापमापी में। ठीक है, याद रखिएगा 273 हो जाएगा, जीरो में 273 आपको जोड़ना होता है सेल्सियस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण जो है ये मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो यह जो है पैदा करता है प्यूपा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्यूपा में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और रेशम पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से वह रेखा या वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह सर्किल लाइन है, ध्यान रखिएगा। सर्किल लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है, और सर्किल लाइन जो है यह गुजरात में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, 1947 में इसका सीमांकन किया गया था। ठीक है, रेड क्लिफ। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। डुरंड जो है फ्रेंड्स यह किसके बीच है? यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो इसमें जो है चवर्णक नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चवर्णक मनुष्य के दांत में 4 होते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, चवर्णक जो है ये मनुष्य के दांत के 4 भाग में से एक होता है। ठीक है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में ये चवर्णक यानी कि मोलर नहीं होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु जो दलहनी पौधों के जड़ में निवास करते हैं ये क्या कहलाते हैं? राइजोबियम कहलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है सहायक होते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता, तो आप सभी को पता है, बाबू कुंवर सिंह थे। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 मार्च 1990 को पकड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 में इसी में गोरी जो है जयचंद को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तराई का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजित हुए थे। तराई का प्रथम युद्ध में गोरी विजित हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में मैं इसका सहायक बनूं। यह कथन जो है किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ही वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करवाया था? तो देखिए 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां गए थे राजकुमार शुक्ल और गांधी जी से उन्होंने निवेदन किया कि वह चंपारण आए और किसानों की जो दुर्दशा है उसके लिए आवाज़ उठाए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी के उपरांत 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं और चंपारण से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्वामी शाहजानंद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर यानी कि जनरल डायर जिसको कहा जाता है उसको किसने गोली मारा? तो फ्रेंड्स उसको गोली मार दिया था किसने? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उधम सिंह ने गोली मारा था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा उस समय लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है 78 की जो कालिदास थे ये किसके राज्य कवि थे? तो कई बार मैंने बताया है आपको कि कालिदास जो थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति में किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स यह स्थिति जो है यह है केवल साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के उद्देश्य थे। तो आप पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन को, सही इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उसके बाद दूसरा कथन है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकार क्षेत्र में है। तीसरा कथन है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए, संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा का बिल्कुल प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ नहीं होता है, दिया गया है। निर्वाचन संबंधी जो झगड़ा है फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है, निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति आते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है। तो तीनों गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त है? तो सभी को पढ़ लीजिए। इसमें से संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सभाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? ये किया क्या था? ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा, केवल प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख कारण जो था ये था मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? तो संघीय स्वरूप जो है यह कनाडा से प्रभावित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे प्रभावित है? कनाडा से प्रभावित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है,
उसके बाद देखिए कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कुद्रेमुख का खान जो है ये फ्रेंड्स है कहाँ पे? कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? कर्नाटक, मंगलौर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। असत्य कथन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल होता है। उसके बाद है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी फ्रेंड्स सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, गलत है। यही कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चीड़ के वनों से संबद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो ये चट्टान है रूपांतरित। ठीक है, ध्यान रखिएगा रूपांतरित चट्टान है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ पर है कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो है कौन सा पठार स्थित है? तो फ्रेंड्स यह पठार है मालवा का पठार। ठीक है, कौन सा पठार है? मालवा का पठार है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 89 में देख लीजिए कि किस प्रकार की चट्टान में निम्नलिखित में से जमा परत मिलता है? तो फ्रेंड्स यह मिलता है अवसादी चट्टान में। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अवसादी चट्टान में मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 91 नंबर कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स एक एक करके सभी कथन को पढ़ना होगा और मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं क्योंकि क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए इसमें कहा गया है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरा कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचन नामावली बनाने की शक्ति है। तीसरा कथन है कि किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि वह खुद ही त्यागपत्र न दे या इसकी पदावधि समाप्त न हो जाए। तो फ्रेंड्स इसमें से जो कथन सही है वो है केवल 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा केवल 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्रिटेशियस काल में टेथियस सागर का तल ऊपर उठने लगा था। उसके बाद दूसरा कथन है कि कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ। तो इसमें से सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये पूछा गया कौन सा कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो ये धातु जो है ये है कौन सी धातु? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम धातु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्न हिमालय को ऊंचा हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये मुख्य केंद्रीय प्रणोद कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, तो मध्य प्रदेश जो भाग है यह है विंध्यन क्रम का। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जबलपुर श्रेणी का निम्न में से किसका भाग है? 95 1 मिनट देख लीजिए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है, तो ये है गोंडवाना लैंड का। उसके बाद जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? तो ये है विंध्यन क्रम का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद देखिए डक्कन ट्रैम्प में बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। दूसरा है शिलांग श्रेणी मेघालय में है। कौन सा कथन जो है इसमें से सही है? तो इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा डक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 मिनट, सी जो है ये सही है। कौन सा कथन है? सी कथन सही है क्योंकि डक्कन ट्रैम्प में जो है बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्रैम्बियम, उसके बाद प्लेटोनिसिन, उसके बाद ट्रियसिक और होलोसिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? तो कबीर पुरस्कार जो है फ्रेंड्स यह दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है फिराक गोरखपुरी ने की है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, पसंद आई होगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स 5 मिनट जीके जीएस पर एडिटोरिया का सेट मिलेगा, उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली 7 बजे आपको यहाँ सक्सेस केंद्र पर
वॉल्यूम 3 रुक्मणी का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।